की जो क्लासेस कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में देखिएगा ये आपका है RT एक्ट 2009। क्लियर है? तो RT एक्ट को हम फुल नेम इसका है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब पीपीटी जो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस पर कंप्लीट RT एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो नहीं मिलेंगे, बट उनकी आपको आउटलाइन जैसी मिल जाएंगी। इट मींस कि आज की क्लास से आप RT एक्ट को कंप्लीटली समझ सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो राइट है, अधिकार किसके लिए है? तो अधिकार है ये किसका? बच्चों का, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का अधिकार हम बात कर रहे हैं। किस एज के बच्चे होंगे आप लोग सोचिए, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, बोलना नहीं है क्लास में कि इतने साल के। आप चाहो तो लिख सकते हो चैट बॉक्स में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर, जिस प्रकार से बच्चों को क्या अधिकार दिए गए हैं ऐसा इस एक्ट में या डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेगा, उसी तरह से टीचर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिससे वो बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्सेसफुल हो सके, उस पर बात की गई है। पहले तो टीचर की एलिजिबिलिटी पर बात की गई। इसके बाद आप जानती हैं 2009 एक्ट ये जब लागू हुआ आपका अप्रैल 2010 में आपका ये आया था। ठीक है, तो अप्रैल 2010 में आपका आया था। तो उसके बाद से सीटेट, यूटेट या फिर कहे कि आपका जितने भी स्टेट है वहां पर अपने अपने इंडिविजुअल या सेपरेट टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट होने लग गए आपके। और आप देखिएगा कि फर्स्ट जो सीटेट आपका है वो आया भी आपका, मतलब एग्जाम भी आपका 2011 में ही हुआ था। ठीक, तो टीचर की एलिजिबिलिटी भी बात की गई कि भाई टीचर एलिजिबल है या नहीं है, उसका निर्णय हम लेंगे टेस्ट के माध्यम से। इसके अलावा टीचर को क्या क्या ड्यूटीज दी जाएंगी, टीचर को क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, डोंट्स एंड डूज, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। हम पढ़ेंगे लेटर फेज में। स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, चिल्ड्रन जो पढ़ते हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं। अब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर टीचर पढ़ाने जा रहा है उसकी बात की जा रही है। उसको गवर्न कौन कर रहा है और मैनेज कौन कर रहा है, इस पर भी बात की जाएगी। किस तरह के बच्चों को एडमिशन देना है। किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि माइक आप लोग म्यूट ही रहे। ठीक है, क्लास पर डिस्टर्ब हो जाती है। देन जब आप बात कर रहे हैं कि पढ़ने कौन आ रहा है, हु इज लर्नर, तो चिल्ड्रन है फ्रॉम एज 6 to 14। पढ़ा कौन रहा है? टीचर्स हैं हु आर क्वालिफाइड, DLED, BTC, CT, DED और BEd विद टेट 1 और 2 क्वालिफाइड। डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास के लिए आप पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद कहाँ पढ़ा रहे हैं, फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए वहां पर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्कूल है तो उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, क्लासरूम्स होने चाहिए, क्लासरूम्स में फर्नीचर होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को प्रेयर करवाने के लिए आपका एक असेंबली हॉल होना चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। ये सारी बातें आपकी स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में आती है। पढ़ कौन रहा है? बच्चा, उसके अधिकार की बात कर रहा है ये। पढ़ा कौन रहा है? टीचर, उसके ड्यूटीज की बात कर रहा है ये। पढ़ कहाँ रहा है? बच्चा जो पढ़ रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है, वो पढ़ा कहाँ रहे हैं? एक स्कूल, एक एरिया में, जोग्राफिकल रीजन में। आप कह सकते हैं कि एक वो छोटा एरिया भी हो सकता है, बड़ा एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे बोल दिया गया है स्कूल। अब उस स्कूल को गवर्न कौन कर रहा है, प्रशासन कौन देख रहा है उसका, और प्रबंधन कौन कर रहा है। इट मींस कि उसमें कौन कौन से रूल्स रहेंगे उसका डिसीजन कौन लेगा, और फैसिलिटीज या रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को कौन इंश्योर करेगा। ये बात आपकी स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में आप देखते हैं। करिकुलम एंड इवैल्यूएशन इम्पेरेटिव्स,
पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ाने वाला टीचर, जहां दोनों रह रहे हैं वो स्कूल, अब उस स्कूल में पढ़ाया क्या जाना है, टीचर क्या पढ़ाएगा, किस किताब से पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा, ये सब कुछ आपका करिकुलम। आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना माइक आप म्यूट रखिए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए आपकी। क्लास अगर कर रहे हैं, पहले तो खुद आप एकांत में बैठे, अगर पढ़ना है तो, है ना। टाइम पास के लिए क्लास ना करें आप प्लीज, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, है ना। समझ में आपको आ रहा है? क्लास के अंदर भीड़ नहीं चाहिए, सिंसियर स्टूडेंट्स चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिससे कि आपका भी समय बचा रहे और मेरा भी टाइम मुझे लगे कि यूटिलाइज हो रहा है। तो ठीक है ना। तो आरटी एक्ट में किसकी बात करेंगे, याद रखें 4 पिलर है हमारे पास। पहला है चिल्ड्रन, उनके अधिकार क्या है। दूसरा पिलर है आपका टीचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनकी, रोल क्या है उनका। तीसरा पिलर है स्कूल, है ना। तो स्कूल के रिसोर्सेज, वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, वो क्या है उसकी बात की गई है थर्ड में। फोर्थ आपका आता है करिकुलम। इट मींस कि बुक्स क्या होंगी, सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्टिविटीज क्या क्या करवाई जाएंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों के फर्दर डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक से इतर और जो डेवलपमेंट उसके होने हैं उसके लिए क्या हम एक्टिविटीज कराएंगे, ये सब। एंड देन आफ्टर या फिर कहें कि एंड ऑफ द सेशन नहीं कह सकते अब हम, है ना, क्योंकि अभी तो सीसीई का टाइम है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। तो टाइम बाय टाइम इवैल्यूएशन कैसे होना है, कब कब होना है, उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, क्या टेस्ट टीचर अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट करा सकता है, या फिर स्टैंडर्डाइज विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट, जो टीचर को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसको फॉलो करते हुए वो डेवलप करेगा, या फिर ऊपर से ही बोर्ड की तरफ से ही उसको टेस्ट सीरीज दी जाएंगे और उसको करवाएगा, एंड ऑल। ये बातें आपकी करिकुलम एंड इवैल्यूएशन में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये आप लोगों के लिए जिन्होंने पहले आरटी नहीं पढ़ा है तो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्टिकल 45 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। ये पेज आपको जो हो रहा है दिख नहीं रहा सर, मैं वही पूछने जा रहा था। ठीक है, अभी दिख रहा है? फर्स्ट पेज दिख रहा है। अब दिख रहा है? हेलो जी, यस सर दिख रहा है। मुझे लगता है कि मुझे यहीं से करना पड़ेगा काम, क्योंकि वो पता नहीं लैपटॉप का इशू है या फिर कुछ और समझ में नहीं आता है कई बार। अब दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए यहीं से कर लेते हैं। यस सर। अभी प्रेजेंट हो रहा है ना प्रॉपर? आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 45 लिखा हुआ आप सामने से? यस सर। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। देखो मैं एक थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको कहानी की तरह समझाऊं इस बात को कनेक्ट करते हुए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हमारा इंडिया फ्री हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी समय क्यों नहीं बन गया? उसको बनने में टाइम क्यों लगा होगा? कोई बता सकता है आप में से? बताइए। सर रिपीट कर दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इंडिया हमारा फ्री हुआ आपका, आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। उस डेट के 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। ऐसा क्यों हुआ होगा बताइए? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना आपका वो बड़ा लेट बनकर तैयार हुआ हमारा, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इतना टाइम क्यों लगा? मतलब 2-2.5 साल मतलब क्या होता है इसका? इतना टाइम कौन लेता है भाई, बताइए? कोई रीजन है इसका? तो बेसिक रीजन ये है क्योंकि इंडिया जो है वो आप जानते हैं कि पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है,
क्योंकि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, प्रॉपरली कम्युनिज्म है वहां पर। ठीक, अब इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में सिर्फ सिंगल रिलीजन नहीं था, आप सब जानते हैं। आज भी आप देखते हैं कि हर धर्म का व्यक्ति यहाँ रहता है, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने वाले अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं, है ना। डाइवर्सिटी है मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा। तो सभी लोग जो है, उन सभी के जो हित यानी कि बेनिफिट्स हैं, या कहीं कि उनके सर्वाइवल जो राइट्स हैं, उनसे कहीं समझौता ना हो जाए, इसकी वजह से बहुत सोच विचार करके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखने थे। तो तब बहुत टाइम लगा। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1950 के बाद से 2009 में लगभग अगर आप देखें तो 59 ईयर बाद हम एक राइट लेकर के आ रहे हैं बच्चों की एजुकेशन को लेकर के। क्या ये राइट पहले रखने की बात दिमाग में नहीं आई होगी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? बताइए, बोलिए, बोलो, अरे आंसर दो, सोचो ना, दिमाग लगाओ। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी सिचुएशन है, एक आपके सामने मैं सिचुएशन रख रहा हूं। आपने नोटिस किया है कि जहां पर सिर्फ मैन वर्किंग फैमिलीज होती हैं, वुमेन जो होती हैं वो सिर्फ होम मेकर होती हैं, तो क्या होता है कि कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि वुमेन के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की केयर करने की। तो क्या जब वुमेन से कहा जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ इन बच्चों की देखभाल करना है, इतना ही तो कहा जाता है ना? बोलो हाँ या ना। यस सर। या उनको अलग से भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं देखभाल करने के बाद कि हाँ भाई, तुमने इसकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, तुमने इनकी जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज है उन पर भी ध्यान देना है, तुमने इनके फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना है, तुमने इनके जो भी इनका डाइट वगैरह होती है उस पर भी ध्यान देना है, इनके कपड़ों को तुमने लेके आना है, तो हर एक चीज को स्पेसिफिकली थोड़ी बताया जाता है? बोलो, बताया जाता है नो क्या? सर। तो इसी नो। तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहां पर आर्टिकल 45 में आप जानते हैं कि ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, जहां पर सेंट्रल द्वारा स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपने अपने एरिया के अंदर आने रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या करना है। तो आर्टिकल 45 में ये बात मेंशन की गई कि ये लिखा हुआ है आपका, आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 45 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14। तो यहां पर ये बात रखी गई कि आर्टिकल 45 में स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आपके एरिया में रहने वाले बच्चे जो कि कहां तक बताइए 14 ईयर की एज तक के जो बच्चे हैं उन सभी को आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आई ना? प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि जो आपने पढ़ा होगा, जीके आप लोग पढ़ते रहते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं या नीति निर्देशक तत्व जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, वो सिर्फ निर्देश है राज्य के लिए केंद्र की तरफ से, यानी कि सेंट्रल की तरफ से, यूनियन की तरफ से स्टेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर स्टेट उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है और बहाना बना देता है तो उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकता सेंटर। ये है मसला। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे स्टेट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके एरिया में रहने वाला कोई आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए। स्टेट ने हाथ जोड़ दिए, मेरे पास इनको खिलाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं कहां से खिलाऊं? अब इसके बाद यूनियन कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? या तो वो ग्रांट प्रोवाइड करेगा और या फिर चुपचाप बैठे रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं ना।
जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आधा अधूरा हम पढ़ लेते हैं तो चीजें बहुत इजीली माइंड के ऊपर ऊपर से निकल जाती है. बट द स्टेट फेल्ड miserably in fulfilling this obligation, as in evident from the fact that even after 60 years, मैं कह रहा था ना 59 years after almost, तो इन 60 सालों में भी जो स्टेट है वो इसको फुलफिल करने में पूरी तरह से क्या रहा है, फेल रहा है. भले ही इस बीच आपका सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, SSA आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी जो स्कूल में टीचिंग करते हैं या जिनके अपने स्कूल हैं, कि जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक प्रपोजल था और पूरी की पूरी ग्रांट 90% जो है वो सेंटर से मिलती थी. आज भी आप देखिएगा SSA के जो स्कूल्स हैं उनके लिए जो सैलरी आती है वो सेंट्रल से आती है. 10% स्टेट देते हैं, बाकी सेंटर देता है. बाकी ये रेशियो जो है थोड़ा ऊपर नीचे आपका है स्टेट्स में. बहरहाल ठीक है, तो वो एफर्ट भी कौन लगा रहा है, सेंटर लगा रहा है, लेकिन वो सब कुछ फेल है. क्लियर है? तो अभी भी आप देखिएगा 60 साल होने के बाद तक बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी. क्यों नहीं मिल पा रही थी बताइए? अच्छा, अगर आपसे स्टेट कैसे? हाँ, आपसे पुलिस, आवाज आ रही है ना सब आप लोग को? यस सर. आपसे पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई हेलमेट लगाओ, है ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, दैट्स इट. कोई फाइन वगैरह नहीं है उसके पीछे, कोई आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. तो आप बताइए कितने लोग हैं जो हेलमेट लगाएंगे? कुछ लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, यही तो होगा. सुनो ना, Yes. अगर पुलिस की तरफ से अवेयरनेस फैलाई जाती है सोसाइटी में कि हेलमेट लगाइए, है ना, और सुरक्षित रहिए, तो मुझे बताओ कि सिर्फ ये अवेयरनेस फैलाने से कितने लोग लगा लेंगे हेलमेट? बताओ, बोलिए. कुछ सर 20% होगा. कुछ परसेंट लोग. लेकिन अगर ये अवेयरनेस के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जिसे भी बिना हेलमेट के देखा गया तो उसके ऊपर 1000 रुपीज का चालान लगेगा, अब बताओ कितने लोग लगाएंगे? बताइए. तो सभी लगाएंगे. 100%. अब एक्शन हो गया ना सीधा. अभी आप देखिएगा, कुछ एक हफ्ते से लगभग एक मुहिम चली है हमारे स्टेट में, एक दो एक्सीडेंट होने के बाद से, कि जो माइनर बच्चे हैं, मतलब कि जो जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, 16 साल से कम एज के बच्चे हैं, अगर उनको स्कूटी चलाते हुए पकड़ा गया, चाहे उन्होंने हेलमेट लगाया हो ना लगाया हो, फर्क नहीं पड़ता, उनको पकड़ लिया पुलिस ने, तो 25,000 का जुर्माना है, या फिर जिसके नाम पर स्कूटी होगी उसको जेल हो जाएगी. जानकारी होगी, आप लोग इतना तो अवेयर रहते ही होंगे. क्यों? Yes, sir. उसके बाद से देखिए, आप पहले हर रोड पे आपको छोटे छोटे बच्चे स्कूटी दौड़ाते हुए दिखते होंगे, अब नहीं दिख रहे होंगे कुछ दिन से ना. तो कहने का मतलब ये है, जब कोई कानून बनता है ना और एक्शन लिए जाने शुरू होते हैं, तो उसके बाद से काम थोड़ा सा जल्दी और कहें कि फ्रिक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो यही काम था RT एक्ट लाने के पीछे. RT एक्ट लाया है इसलिए क्या, कि अब अगर किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो 3 लोगों के ऊपर एक्शन लिए जाएंगे. वो 3 लोग कौन? पहला, पेरेंट्स, गार्जियन, ठीक है. दूसरा, उस लोकेलिटी में जो स्कूल है, उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, जिनको अवेयरनेस या फिर कहें कि एक प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए और बच्चों को एडमिशन लेने के लिए कहा गया है, उनके ऊपर. हालांकि वो उतना प्रॉपर नहीं है. और उसके अलावा फिर स्टेट पर या फिर कहें कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर. तो ये चीजें हैं, इसकी वजह से धीरे धीरे फिर ये आपका थोड़ा बढ़ने लगा. हालांकि अभी भी इतना प्रॉपरली काम हो नहीं पा रहा. ठीक, आगे बढ़ते हैं हम. ये मैंने चेंज कर दिया है पेज. क्या आप लोगों को शो हो रहा है या पुराना ही शो हो रहा है अभी भी? No, sir. नहीं हो रहा सर. पुराना ठीक है, कोई बात पुराना ही दिख रहा है. अब दिख रहा है नया? Yes, sir. अब दिख रहा है. ठीक है, चलिए. जो सर कहानी है, सो हाँ थोड़ा बोलिए. सा जूम ज्यादा हो गया है.
नहीं, मैंने तो ये स्लाइड शो कर दिया है। जूम कहाँ हो रहा होगा? जूम हो रहा है क्या अभी भी? सर कट Yes, रहा है sir. ऊपर नीचे। अच्छा, कट रहा है। वो तो खैर वो अभी ऊपर यहीं से स्टार्ट है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके ऊपर कुछ है नहीं, है ना। यहाँ से स्टार्ट आपका ये द 86th Amendment Act 2002 made 3 specific provisions in the Constitution to facilitate the realization of free and compulsory education। ये पूरा दिख रहा होगा ना पेज आपको? So first and last line ना कट होके आ रही है बिल्कुल। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। स्पेसिफिक से दिख रहा है, उससे ऊपर का नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैं दोबारा कर देता हूँ उसको। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको स्लाइड शो नहीं प्रेजेंट हो रहा होगा। एक मिनट, अभी स्लाइड शो हुआ? जूम परसेंट कम कर दीजिए सर नीचे से। अच्छा, मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, लग रहा है कि वो स्लाइड शो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। स्लाइड नहीं दिख रहा सर, हाँ, वही मैं फाइल दिख रही चलो है। कोई नहीं, ठीक है, इतना दिख रहा होगा आप लोगों को ये। अब ठीक है सर। हाँ, ठीक है। The 86th Amendment Act 2002 made 3 specific provisions। पहले तो ये 86th Amendment Act को आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ये क्योंकि आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपका एक पोर्शन जीए का भी है, वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। एक्ट स्पेशली एजुकेशन को बिलोंग करते हैं, वो तो पूछे जाएंगे आपसे। तो 86th अमेंडमेंट जो है वो किस ईयर में हुआ है? तो 2002 में हुआ है, ठीक है। और इस अमेंडमेंट में 3 प्रोविजंस आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐड किए गए या फिर मॉडिफाई किए गए, जो कह लीजिए। आर्टिकल 21, राइट, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है आपका राइट टू लाइवलीहुड। आपका ये है, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो ये आर्टिकल आपका बोलता है, या फिर इस आर्टिकल में मेंशन है आपका, कि जो भी व्यक्ति है उसको अपना जीवन सम्मानित रूप से जीने के लिए जो जो आवश्यकताएं है वो प्राप्त करने का अधिकार है। उसमें क्या क्या आता है? एक, जॉब, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, फूड, खाना, जो कि राशन की दुकानों से मिल जाता है, ठीक है। तीसरा, एजुकेशन। तो एजुकेशन ऑलरेडी मेंशन थी, बट इन्होंने 2002 में और उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर ईच चाइल्ड फ्रॉम 6 to 14 एज। तो 6 से 14 वर्ष का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। और आप जानते हैं, अगर मौलिक अधिकार की पूर्ति नहीं होती है या फिर फंडामेंटल राइट अबेलिश किया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आप ही क्यों ना हो, आपका फंडामेंटल राइट अगर अबेलिश होता हुआ दिख रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट फिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी पावर होती है फंडामेंटल राइट में। मॉडिफाइंग आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 को मॉडिफाई कर दिया। पहले भी कहा था इन्होंने कि भैया आपको अपने एरिया में रहने वाले हर एक बच्चे की एजुकेशन के लिए काम करना है, बट अब और स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर दिया और कुछ नहीं किया। हाँ, एक ड्यूटी जरूर इन्होंने ऐड की, ठीक है, और ड्यूटी नंबर 11 है ये। आप देखिए के लिखा है ना आपका, देखो ABCD काउंट कर लो, ABCDEFGHIJK। के कहाँ आ रहा है आपका? 11 नंबर पे आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ। तो 11th जो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो क्या है आपका? एवरी गार्जियन आर asked to provide free and compulsory education to their children। हर किसी पालक, गार्जियन को पालक कहते हैं ना, या माता पिता का ये दायित्व बनता है, यानी कि उनका मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता करे, मतलब उनको स्कूल ले जाए, एडमिशन कराए, और जो भी उनकी नीड है वो पूरी करें। मेकिंग द पेरेंट ऑफ गार्जियन responsible for providing opportunities for education to their children between 6 and 14 years। ये 3 आर्टिकल आप, सॉरी 3 आपके जो प्रोविजंस है, उनको आप जरूर याद रखिएगा। कहाँ ऐड किए गए हैं आपके? ये
86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत। यहां तक क्लियर है? अभी तक मैंने आपको 3 स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, उसमें मैंने क्या क्या की पॉइंट समझाए हैं आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला तो आरटीई एक्ट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, जो कि 2009 के नाम से जाना जाता है, और ये आपका एनफोर्स्ड कब हुआ था, लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका लागू 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था, ठीक है, और वैसे ये 9 में आपका बना था। क्लियर हो गया था? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता फर्स्ट पेज से। अच्छा, इस आरटी एक्ट में कितने पिलर हैं? 4 पिलर हैं बेसिकली। पहला कौन है बताओ? चाइल्ड, उसके अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट की बात कर रहे हैं उसके हम। दूसरा कौन है पिलर? टीचर, टीचर की हम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, उसका रोल क्या रहेगा, है ना। फिर कौन है बताओ? स्कूल, स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा आपका और स्कूल मैनेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। एंड देन करिकुलम, ओके, देन करिकुलम आपका आ जाएगा। करिकुलम एंड इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं, करिकुलम अपने आप, क्योंकि इवैल्यूएशन इज आल्सो पार्ट ऑफ करिकुलम। मूल्यांकन भी करिकुलम का ही पार्ट होता है, ये बात भी आपको जाननी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट पेज में था। इसके बाद सेकंड पेज में एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी हल्की सी आपकी, आर्टिकल 45 को लेते हुए, वो उसमें से कुछ पूछा जाना मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इंपॉर्टेंट जैसा है। थर्ड पेज जो आपके सामने है अभी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहले तो कि 86th अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। दूसरी बात, इस अमेंडमेंट में कौन कौन से आर्टिकल्स को छेड़ा गया था? 21 इसके अंदर ए, ठीक है, 45 को मॉडिफाई किया गया, और 51 ए क्या है? अपने आप में फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर, सॉरी ड्यूटीज हैं आपको फंडामेंटल, ठीक है। इसमें आपका 11th ड्यूटी जोड़ी गई, इससे पहले सिर्फ 10 ड्यूटीज थी। कोई बता सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या ये संविधान बनने के समय से थी या बाद में ऐड की गई? और अगर बाद में की गई तो कब की गई? जानकारी है या बताऊं? देखिए, बता दीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा अमेंडमेंट आता है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, या कि 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय इतिहास में। बहुत, अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताऊंगा इसके बारे में। ये तो बड़ा, मतलब समझ लीजिए कि एक इमरजेंसी का नाम सुना होगा ना आपने, इंदिरा गांधी के समय की इमरजेंसी बहुत फेमस है। पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब ये ऐसा अमेंडमेंट है जहां पर प्रधानमंत्री, इससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भिड़ गया था। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बड़ी मतलब चीजें थी उस पर। अब हमने तो इतिहास पढ़ा है, सिर्फ देखा तो नहीं है उसको, उसमें पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जितना इतिहास में लिखा गया है उसके अनुसार बड़ा भयानक दृश्य रहा होगा ये। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई तुम हमेशा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो ये कहने के लिए कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार है छीने जा रहे हैं, तो क्या तुम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए इस देश में हो, इस अपने अधिकारों के लिए समाज में हो, तुम्हारी कोई कर्तव्य नहीं बनते हमारे देश के लिए? ये बात इंदिरा गांधी के स्टेटमेंट्स में थी, और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 42nd जो अमेंडमेंट करवाया 1976 में, यहां पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करवा दी, ठीक है। बोला कि भैया 10 तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी क्या है? किसी भी पब्लिक प्लेस में आप जो भी हमारे राष्ट्र सम्मान की चीजें होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अगर पहुंचाते हो तो सीधे जेल। जैसे झंडा अगर आपने छेड़ा, आप समझते ही हैं झंडे का सम्मान कितना करना है ना। इस तरह से 10 इन्होंने ड्यूटीज यहाँ पर लगा दी। अब इसके बाद, और ये ऐसी ड्यूटीज है कि अगर आप इनका पालन नहीं करोगे तो आपको सीधे आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और सीधे जेल जाएंगे आप, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा पब्लिक को कंट्रोल कर पाए, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, ठीक।
तो 46th अमेंडमेंट 1976 में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 51 के अंदर ए प्रोविजन जोड़ा गया, जहां पर आपको 10 ड्यूटीज जोड़ दी गई। ठीक सर है, 10 पहले बने थे और उसके बाद 11th जो है 2002 में जोड़ा। 1976 में 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी और 2002 में 86 अमेंडमेंट जब हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, तो वहां पर एक और जोड़ दी गई 11वीं। तो इस तरीके से हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ये प्रश्न पहले पूछा जाता था, अब तो सबको पता ही, तो पूछता भी नहीं कोई। ठीक है, यस सर। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। थोड़ा सा अगर कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन के निकल करके आ रही तो मैं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि आपने सिर्फ पेडागोजी का ही पेपर नहीं देना है, आपका जीए भी आना है 20 मार्क्स का शायद, तो थोड़ा सा हल्का सा वो भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। और मेरा मानना ये है कि एजुकेशन का पेपर है, मतलब कि टीचिंग का पेपर है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जीए में भी। अब मीटिंग ओवर हो जाएगी, आप रिजॉइन कर लीजिएगा, फिर मैं आगे की स्लाइड डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, हम सीधे चलेंगे बच्चों को क्या राइट्स दिए गए हैं उस पर। तो रिजॉइन करिए आप, तब स्टार्ट करते हैं आगे। कोई अगर इशू आ रहा हो क्लास में तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। हाँ, किसी को भी कुछ समझ में ना आ रहा हो या फिर कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये आवाज नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा, तो प्लीज आप लोग बोलिएगा।